हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले चैप्टर अगले कंसेप्ट के बारे में जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो ये हमारा वेब सीरीज या फिर ई लेक्चर का तीसरा टॉपिक है। पहले हमने कॉस्ट शीट की, उसके बाद में हमने दूसरा रिकन्सिलिएशन पढ़ा और अब ये है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद वाले वीडियो में हम इसका प्रोफॉर्मा और स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे और उसके बाद ही हम आगे के सम्स या प्रॉब्लम्स लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की तरफ। सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है ये एक टेक्निक है और एक प्रोसेस है जो असरटेन करता है कॉस्ट को। सो कॉस्टिंग इज नथिंग बट द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये कौन से कॉस्ट असरटेन करता है? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, उसके बाद बैच कॉस्टिंग। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कितना आ रहा है। अगर आप कोई बैच वाइज प्रोडक्शन करते हो, बैच 1, बैच 2, बैच 3, तो उस पर्टिकुलर बैच का कॉस्ट कितना आता है। अगर आप कोई सिंगल कॉस्टिंग करते हो तो सिंगल कॉस्टिंग का कॉस्ट कितना आता है, और वो सिंगल कॉस्टिंग का कॉस्ट जो है हम कैलकुलेट करते हैं। और वैसे ही अगर कुछ और हम कॉस्टिंग करते हैं तो उसका भी हम बेसिकली सेम तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद हम एक प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं। सारा जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस वाइज, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 में जो जो कॉस्टिंग लगता है वो प्रोसेस वाइज हम कॉस्टिंग निकालते हैं। एंड उसके बाद जब जॉब कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हम जो है जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और उसके बाद सेकंड लास्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम बात करते हैं जो भी ऑपरेशन है, पर्टिकुलर ऑपरेशन, उस रिलेटेड हम बात करते हैं। एंड देन उसके बाद फाइनली मल्टीपल कॉस्टिंग। ये जो मल्टीपल कॉस्टिंग है वो मल्टीपल कॉस्टिंग में हम अलग अलग तरीके के कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और वो मल्टीपल कॉस्टिंग को हम डिराइव करते हैं कुछ प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स के साथ। सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हमारा टॉपिक है और ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम कैसे करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज डिफाइंड बाय आईसीएमए। तो ये आईसीएमए क्या करता है, ये एक टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, द फॉर्म ऑफ कॉस्टिंग, दैट फॉर्म ऑफ कॉस्टिंग, हमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज नथिंग बट अ कॉस्ट ऑफ और अ फॉर्म ऑफ कॉस्टिंग। अब ये अप्लाई कहाँ कहाँ पे होता है, जहाँ पे वर्क इज अंडरटेकन टू कस्टमर्स स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। जो भी कस्टमर के स्पेशल रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम ये रिक्वायरमेंट को लेते हैं। एंड ईच ऑर्डर इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। जो भी ऑर्डर्स है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं, चाहे वो 1 साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो या 3 साल के लिए हो। द वर्क इज यूजुअली ऑफ कंस्ट्रक्शनल नेचर। द वर्क इज यूजुअली ऑफ कंस्ट्रक्शनल नेचर, यानी एक कंस्ट्रक्शन रिलेटेड होगा या रियल इस्टेट रिलेटेड होगा या फिर मैन्युफैक्चर रिलेटेड होगा। नाउ फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देखिए, ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट यूनिट। हर एक कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे ट्रीट करेंगे, कॉस्ट यूनिट की तरफ, और उसका जो सेपरेट अकाउंट है उस सेपरेट अकाउंट को हम एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह मानेंगे। ये उसका सेकंड फीचर है। उसके बाद जो भी वर्क होता है एट साइड या फिर अवे फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स ओन प्रीमाइसेस, वो हम एट साइट कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम कैलकुलेट करते हैं। यानी जो भी आपके प्रीमाइसेस या ऑफिस प्रीमाइसेस से भी दूर है उस जगह को हम एट साइट बोलते हैं या ऑन साइट बोलते हैं, और वहाँ पे जो भी काम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम इंक्लूड करते हैं। The contract has a long duration, usually extending more than one accounting year. So एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड होता है, इसी वजह से इसलिए लॉन्ग ड्यूरेशन कॉस्टिंग इसे कहा गया है। All items of cost which are directly related to the contract are chargeable to the respective contract account. जो भी कॉस्ट है जो डायरेक्टली रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट से वो चार्जेबल होता है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे, और जो भी पेमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्टी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टी है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनको जाता है, बट उसका एक बेसिस है, यानी वर्क सर्टिफाइड मिलता है। जो सर्वेयर या आर्किटेक्ट होते हैं वो वर्क सर्टिफाइड बैंक को सबमिट करते हैं
और उस हिसाब से वो पेमेंट उनका रिलीज़ किया जाता है। पेनल्टीज़ और एक्स्ट्रा मनी भी उन्हें हम इम्पोज करते हैं अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिले हो रहा है या फिर एक पर्टिकुलर डेडलाइन के ऊपर जा रहा है तो हम उन पे पेनल्टी भी इम्पोज करते हैं। दो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बट इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो प्योरली एक कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पे है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको हम कैलकुलेट करते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग का एक पार्ट है, लेकिन उसका जो बेसिस है, उसका जो मेथड है, ये प्योरली प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो भी प्रिंसिपल है, रूल्स है, उस हिसाब से हम ये फॉलो करते हैं, सॉल्व करते हैं। सच एज डुअल एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट है इसमें, कॉस्ट अकाउंटिंग का भी है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी है। प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म, दो एस्पेक्ट में ये प्रूडेंस भी माना जाता है और कंजर्वेटिज्म एस्पेक्ट भी माना जाता है। और ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 यानी रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं। अब टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग में? सबसे पहले है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे एग्रीमेंट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट का, उसका प्राइस फिक्स होता है। डिडक्शन जो भी होता है वो डिफेक्टिव और पेनल्टीज में होता है। एक्स्ट्रा मनी जो भी रहेगा एडिशनल वर्क का, वो हम कैलकुलेट करते हैं। और सेकंड फॉर्मेट है, सेकंड टाइप है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट प्लस कॉस्ट। तो कंपनसेट फॉर कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर, जो भी कंपनसेटरी अमाउंट है जो कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होता है वो हम लेते हैं। अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट और एनी लमसम अमाउंट, एक परसेंटेज रहता है कॉस्ट का या फिर एक लमसम अमाउंट हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग, एक 40 घर का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 50 लाख रुपए लगे। ठीक है, तो एक लमसम अमाउंट है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, यानी मुझे उस कंस्ट्रक्शन के लिए 50 लाख लगते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है मेरा वो अलग 10 लाख का है, तो 60 लाख में वो प्रोजेक्ट मुझे मिलता है, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलता है। देन कॉन्ट्रैक्ट विद एस्केलेशन कॉस्ट, मिक्सचर ऑफ बोथ द अबव। फिक्स प्राइस होता है और कॉन्ट्रैक्ट प्लस कॉस्ट होता है। अगर आपका फिक्स प्राइस में नहीं हो रहा है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में, यानी मिक्सचर ऑफ बोथ है। फिक्स प्राइस विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फिक्स प्राइस भी बढ़ेगा जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल या लेबर बढ़ेगा, या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वैसे ही कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो भी कॉस्ट है वो क्या क्या आता है? एक तो लैंड कॉस्ट होता है, साइट लेबर कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज एट साइट है, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मूविंग प्लांट, कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट ऑफ डिजाइन मेंटेनेंस कॉस्ट, गारंटी एंड वारंटी कॉस्ट, पेनल्टीज एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे कॉस्ट हम एट्रीब्यूट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। कॉस्ट नॉट एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यानी ये जो कॉस्ट है वो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं लेते। फॉर एग्जांपल जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यानी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड या फिर सेलिंग कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन आइडियल प्लांट एंड इक्विपमेंट। आइडियल प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब ऐसा प्लांट जो हम सोचे है लेकिन उस पर हमने काम नहीं किया, या फिर प्लांट ऐसे ही पड़ा है बट उस पर कुछ हमने काम नहीं किया है। सो कॉस्ट ऑफ यूनिट, कॉस्ट ऑफ अनकंज्यूम्ड मटेरियल, ये जो कॉस्ट है अनकंज्यूम्ड मटेरियल का, वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल जो है कंज्यूम्ड नहीं है और वो अनकंज्यूम्ड मटेरियल को हम क्या करेंगे, कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। देन एडवांस पेमेंट है टू सब कॉन्ट्रैक्टर, कुछ एडवांस पेमेंट हम देते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर को, वो भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लेते। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है, जो डिलीवर करेगा टू साइट फॉर फ्यूचर, जो भी फ्यूचर रेफरेंस रिलेटेड होगा वो भी हम इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं लेंगे। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी मटेरियल या प्लांट, कोई भी मटेरियल या प्लांट जो है उसका हम कैलकुलेशंस या प्रॉफिट या लॉस जो है हम नहीं लेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। नाउ कैन यू से हाउ मच वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, यहाँ पे देखिए आप बता सकते हो कि कितना काम हुआ है और कितना काम पेंडिंग है। देन कैन यू से हाउ मच वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, सो कंपेयर टू फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज में काम ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीटेड एंड डन। न्यू बिल्डिंग ऑफ सेंट्रल बैंक यूरोप, ये एक सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोप है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है इस तरीके से उन्होंने कंप्लीट किया। नाउ दिस इज व्हाई एन आर्किटेक्ट और सर्वेयर इज नीडेड and invited and his certificate is obtained about how much work has been completed, राइट। तो कितना काम हुआ है, कितना काम पेंडिंग है, उस हिसाब से स्लैब टू स्लैब उन्हें
जो काम करते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में लेते हैं, कंस्ट्रक्टर या फिर कंस्ट्रक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई बिल्डर, हम हमारे जनरल लैंग्वेज में बोलेंगे, तो उनको ये सर्वेयर और आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ती है। नाउ वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड दो चीज़ होती है। एक, वर्क सर्टिफाइड इज दैट प्रोपोर्शन ऑफ द वर्क कंप्लीटेड विच हैज़ बीन सर्टिफाइड और एंड वैल्यूड बाय द आर्किटेक्ट और सर्वेयर। अब ये जो सर्टिफिकेशन है वो सर्वेयर या आर्किटेक्ट क्या करता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू बताते हैं और उतना वैल्यू का वो काम कंप्लीट हुआ ऐसे वो बताते हैं। देन पेमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड। जो वर्क सर्टिफाइड है, जितना काम हुआ है उस हिसाब से उन्हें पेमेंट मिलता है, ठीक है। लेकिन वर्क अगर अनसर्टिफाइड है, मतलब वो पार्ट ऑफ द वर्क जो है कंप्लीटेड है लेकिन उसको ऑफिशियली सर्टिफिकेशन नहीं मिला है कंप्लीशन का, ठीक है। सो देर इज़ नो रोल ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड इन पेमेंट। कुछ जगहों पे पेमेंट के लिए अनसर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, कुछ जगहों में सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या जाएगा? सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज सेम फॉर बोथ, वेदर द वर्क इज सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड, लेकिन उसका काम जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस है। आप सर्टिफिकेशन दोगे तो वर्क सर्टिफिकेशन में फाइनल सर्टिफिकेशन होता है वर्क कंप्लीशन, लेकिन जब आप इन बिटवीन प्रोसेस में होते हो तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट होता है और वो कहाँ जाता है क्रेडिट में? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। सो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट, ये आपका ट्रांजैक्शन आएगा जब भी वर्क सर्टिफाइड या अनसर्टिफाइड का ट्रांजैक्शन या ट्रीटमेंट आपको दिखेगा। तो वन फाइनेंशियल ईयर, एक हमने ऐसी जनरल फाइनेंशियल ईयर लिया है 1/4/2015, 31/3/2016, ठीक है। ये एक फाइनेंशियल ईयर में वर्क डन एंड सर्टिफाइड, वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, ऐसा दो हमने काम लिया है। सो वर्क सर्टिफिकेशन में हम क्या बोलेंगे? 1/4/2015 जो है वो स्टार्टिंग ऑफ ईयर है, ईयर का स्टार्ट है, ठीक है। वो ईयर के स्टार्ट में स्टार्टिंग और कंटिन्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सर्टिफिकेशन हमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 31/10/2015 में जब हम देखेंगे तो असेसमेंट डन बाय आर्किटेक्ट और सर्वेयर एंड सर्टिफाइड द वर्क डन, दैट इज वर्क सर्टिफाइड। यहाँ पे जो है सर्टिफिकेशन मिल रहा है उन्हें, उस सर्टिफिकेशन के हिसाब से उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जब 2015 का कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर जो हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, उसमें हम क्या बोलेंगे? डे एंडिंग ऑफ द ईयर, डेट ऑफ पेमेंट, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनकम्प्लीट है और उस हिसाब से उनका जो बैलेंस पेमेंट है, जितना काम हुआ है उतना हम उन्हें देंगे। तो यहाँ तक वर्क सर्टिफाइड है और यहाँ से यहाँ तक वर्क अनसर्टिफाइड है। Then retention of money. A contractor does not receive full payment of the work certified by the surveyor. आप जब वर्क सर्टिफाई करते हैं तो उसका पूरा पेमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर रिटेन सम अमाउंट टू बी पेड, कुछ अमाउंट रिटेन करते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको पूरा पैसा मिल गया तो आप काम उस तरीके से फुल स्पीड में करोगे क्या? नहीं। आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो आपको पैसा निकलवाने के लिए आगे का काम बढ़ाकर दिखाना पड़ता है, आगे का काम कंप्लीट करना पड़ता है। सो आफ्टर सम टाइम व्हेन इट इज इंश्योर्ड दैट देयर इज नो फॉल्ट इन द वर्क कैरिड आउट बाय कॉन्ट्रैक्टर, तभी जाके आपको पेमेंट मिलता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो किसी के घर का दीवार बांधने के लिए, लेकिन वो दीवार 50% 70% कंप्लीट है और आप 70% कंप्लीट है समझिए, और आप बोल रहे हो कि 50% का तो पेमेंट दीजिए, लेकिन वो 50% से भी कम का पेमेंट देंगे बिकॉज उन्हें कुछ फॉल्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वो भी उन्हें ऑब्जर्व करना है। दिस रिटेन मनी इज कॉल्ड रिटेंशन मनी। वो जो मनी रिटेन करते हैं या बैलेंस रखते हैं, हमारे जनरल लैंग्वेज में वो बैलेंस अमाउंट है, लेकिन इस अकाउंटिंग वर्ल्ड में उसका नाम है रिटेंशन मनी। अब ये रिटेंशन मनी इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस पेमेंट एक्चुअली मेड। तो जो वर्क सर्टिफाइड का एक वैल्यू है, समझिए 1 लाख रुपए का आपका वर्क सर्टिफाइड हुआ है, सर्टिफिकेट मिला है सर्वेयर या आर्किटेक्ट की तरफ से, लेकिन आपको सिर्फ 50,000 रुपीज़ का पेमेंट ही मिला है, तो उसका जो बैलेंस 50,000 है दैट इज रिटेंशन मनी। So this is all about your contract costing and its introduction. Thank you so much for watching. Keep studying, keep making notes, and keep practicing the upcoming illustrations. Thank you so much. Take care. Bye bye.